थिंक अमेरिका के जो बयानात आते हैं वो उसको आप वॉर रेटरिक के तौर के ऊपर देखा करें। ज्यादातर बयानात को जो रियलिटी है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। अभी बर्नी सैंडर्स की आज की आप ट्वीट अगर देखें तो उन्होंने भी ये कहा है कि हमें मजीद जो है हम पैसे इस जंग के अंदर नहीं ले रहे। वो जंग जो डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की परमिशन के बगैर लड़ी है, तो हम इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप हमसे और पैसे मांग रहे हैं लेकिन हम वो नहीं देंगे। हम्म। अमेरिका एक हकीकत है, इसका हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि 38 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉपुलर सेंटिमेंट था वो यही था कि मैं मुल्क को मजीद और जंगे करके मजीद मकरूज नहीं करूंगा। जो गुर्बत अमेरिका में ऑल इस वक्त जो है ग्रेट डिप्रेशन के बाद ऑल टाइम हाई पे है, उसको मैं कम इसी तरीके से करूंगा कि मैं बैरूनी जंगों से पैसे वापस अमेरिका में लेके आऊंगा। हम्म। सो अमेरिका, अगर ये बात करें कि अमेरिका अफगानिस्तान की तरह या इराक की तरह ये जंग को लंबा खींच सकता है, तो आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका इज नॉट द अमेरिका विच इज यूज्ड टू बी इन 2001 और 2099 में। हालात बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। हम्म। दूसरी बात जहां तक ईरान की है, देखें, एक प्रोपेगेंडा एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल बन चुका है दैट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में डिस्ट्रक्शन एक बेट होती है, सोशल मीडिया पे वॉरमॉन्गरिंग और रेज भी बेट होती है। तो दूसरी तरफ अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखें, जो रिपोर्टिंग इस वक्त तेहरान से हो रही है, इतनी ज्यादा जितनी डैमेज हमें यहाँ पे मिल रही है कि बिल्कुल मलियामेट कर दी। और तेहरान का एक ऐसा नक्शा पेश किया जा रहा है कि रबल्स ही रबल्स हैं, इस तरह के हालात नहीं हैं। इतनी इतनी बुरे हालात नहीं हैं तेहरान के। और तेहरान के अंदर जो मौजूद लोग हैं वो भी बाकायदा तौर पे वीडियोस बना के देख रहे हैं कि प्लीज आप प्रोपेगेंडा में ना आए। यहाँ इस प्रोपेगेंडा की वजह से होपलेसनेस फैलती है। और दोनों मुल्क जो हैं, इस वक्त जंग हो रही है, यस, इसमें कोई डाउट नहीं कि लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन हालात इतने बुरे नहीं है जितने हम पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अमेरिका में इतनी कैपेसिटी नहीं है, आई थिंक इंटरेस्ट में अमेरिका के नहीं है कि अमेरिका इसको लंबा खींच सके। ठीक हो गया। अनस साहब, मुझे एक आखिरी चीज़ का था, जल्दी से बता के आप चले जाइएगा कि इंडिया इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। मैं फिर एडमिरल साहब की तरफ आऊँगा कि एक जहाज़ ही तबाह कर दिया, एक बेचारा पीसफुल कह लें, या एक अनआर्म किस्म का जहाज़ था जिसको जिसको जो है वो तबाह कर दिया गया। इंडिया की इस वक्त क्या पोजीशन है? इंडिया के एग्रेशन पाकिस्तान के हवाले से जो है वो कोई पॉसिबिलिटी है? क्योंकि लोग ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर दाएं बाएं से बातें करते हैं। तो इंडिया की इस वक्त पोजीशन सफारती महाज पर कहाँ है, बयानिए के महाज पर किधर है, नैरेटिव बिल्डिंग इंडिया कितनी कर पाया? इंडिया तो पार्टनर था चाबहार के अंदर। वो सारे मामलात को देखते हुए इंडिया को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इंडिया की पोजीशन इस पूरे मामले में एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो गई है, क्योंकि और ईरान इंडिया रिलेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई है सदियों से मैं ये लफ्ज सदियों से इस्तेमाल करूंगा कि ईरान ने इंडिया को अपना एक पार्टनर के तौर पे देखा। आपने चाबहार का राइटली मेंशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बात की, वहाँ पे हॉस्पिटल की डेवलपमेंट और दूसरी तरह की डेवलपमेंट में बात की। और ईरान ने पाकिस्तान के रिलेशंस पर अपने भारत के साथ ताल्लुकात को फौकियत दी। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते में जो हमने देखा है कि इंडिया ने बिल्कुल ही अपनी एक प्रो वेस्ट और प्रो इसराइल पोजीशन अलाइन की और कंडेमनेशन भी नहीं कर पाए जो हॉस्टिलिटीज, जिस तरह से अनप्रोवोक्ड मिलिट्री एग्रेशन किया गया ईरान के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक वेकअप कॉल है ईरान को भी अपने रिलेशंस रीअसेस करने के लिए। शिफ्ट की आपने बात की, जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं, वो इज एन एक्सपर्ट ऑन दैट। लेकिन मेरे ख्याल से आज भी जो उनके ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं रीजनल डायलॉग के लिए, और उन्होंने भी यही बात बार बार रिइटरेट की कि जी हम अगर भारत से बात करना चाहते हैं दबे अल्फाजों में, तो भारत की जानिब से उसका जवाब नहीं आता। और जवाब क्यों नहीं आता, उसका जवाब भारत से आप पूछें कि वो जवाब क्यों नहीं देना चाहते। तो मेरे ख्याल से इंडिया की पोजीशन इस वक्त सबसे ज्यादा ऑकवर्ड है कि उनको समझ नहीं आता कि वो अपने रिलेशनशिप को किसके साथ बैलेंस करें। अमेरिका के साथ गुज़िश्ता रात हमने देखा कि अमेरिका ने इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को डिक्टेट किया कि जब उन्होंने एक वन टाइम परमिशन, टेम्परेरी परमिशन दी है कि जी आप रशियन क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं, तो और या इसराइल के साथ अपना रिलेशनशिप बैलेंस करें या ईरान के साथ अपना रिलेशनशिप बैलेंस करें। तो उनकी पोजीशन और उनकी सिफारतकारी के लिए एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है, और ये रीजनल रीअलाइनमेंट भी इसको डिफाइन करेगी गोइंग फॉरवर्ड। जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो काफी सारे लोग जो है वो असेस कर पाएंगे इंडिया ईरान टाइज को भी, और आई एम श्योर ईरान की जानिब से इसको रीअसेस करके अपने रिलेशनशिप को इंडिया के साथ उसके ऊपर नजरसानी की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनस साहब आपका। जरा मैं जावेद साहब की तरफ आता हूँ। जावेद साहब, सर आपका सब्जेक्ट है, मैं कराची में अमन एक्सरसाइज कवर करता रहा हूँ। हमारे पास भी मेहमान आते हैं लेकिन वो खैरियत के साथ वापस चले जाते हैं। ये मेहमान आए किसी मिलन में, पता नहीं मिलान है मैंने तो उसको गौर से पढ़ नहीं सका। ये मिलान में जो आए उसको तबाह करवा दें आप, ये क्या क्या साइंस कहलाती है सर? ये इसको आप अस्करी ज़बान में कितनी बेशर्मी करार देते हैं?
जी बिल्कुल, इसमें जो इंडिया का एक वाज़ेह रोल है उसको बिल्कुल वो उभर कर सामने आ गया है, और खुद इंडियन मीडिया और इंडिया के अंदर उनकी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी उन पर तनकीद कर रही है। इस हादसे को या इस टारगेटिंग को बचाया भी जा सकता था। अभी आपने आज ही की खबर देखी होगी कि जो जहाज डूबा है उसके साथ एक दूसरा जहाज भी था ईरानी बहरिया का, कि जो आज जिसने श्रीलंका से कोई मेंटेनेंस के मसाइल थे उसकी वजह से उसने पनाह मांगी, और श्रीलंका की बहरिया ने उसको पनाह दी और क्रू उन्होंने उतार लिया, और अपने उनका स्केलेटन क्रू और अपने क्रू के तहत जहाज को वो ट्रंकोमाली की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब जंग शुरू हुई तो उसी वक्त ये एक्सरसाइज मिलन खत्म हुई और उस जहाज ने सेल करना था। तो अगर इतनी ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये ईरान के होते तो कोई ना कोई, इंटरनेशनल लॉ बहुत क्लियर है लेकिन लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, और उसमें गुंजाइश पैदा की जा सकती है। तो अगर वो चाहते हैं तो साथ दे सकते थे। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी ये कहता है कि अगर जंग छिड़ जाए और दो ऐसे ममालिक जिनमें आपस में जंग है, अगर उसका कोई जहाज एक न्यूट्रल मुल्क की बंदरगाह में है तो उसको 24 घंटे का नोटिस देता है कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो अभी ये चीज सामने नहीं आई, लेकिन हो सकता है उन्होंने नोटिस दिया। पनाह दी जा सकती थी सर? ये क्या जी, पनाह दी जा सकती थी लॉन्ग टर्म में कि जी खड़े रहें, कोई बात नहीं, जब जंग खत्म हो जाए चले आना। जी नहीं, उसमें जैसे मैंने कहा कि कानून में कोई ना कोई मुंहशिगाफियां निकाल के और कोई ना कोई जवाब निकाला जा सकता था, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर समुद्र बहुत खराब है, मौसम के हालात खराब हैं और जहाज नहीं जा सकता तो वो रुक सकता है। 24 घंटे लिखा है, मगर आपको पता है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर का जो हाल हुआ है तो सर कुछ पता नहीं, उन्होंने मुखबरी भी की है इंडिया का, कुछ पता नहीं है। अहमद साहब जरा कंक्लूड कर दीजिएगा सर। शेयरिंग हुई है जी, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और क्योंकि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क्स दोनों के कॉमन हैं, अमेरिका और इसराइल के जो इंडो पैसिफिक उनकी जो सो कॉल्ड एक अलाइनमेंट है चाइना को कंटेन करने के लिए, तो उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स हैं। तो उसके तहत ये जरूर, तो इसको खारिज इम्कान बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है, कि बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक आखिरी में बात करूंगा कि इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसको सर्च एंड रेस्क्यू की कॉल पे इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता। इंडिया एक बड़ी ताकत है, उनके पास ताकतवर जहाज हैं, बहरी जहाज है तेज रफ्तार, जो कि फौरन आकर हवाई जहाज आकर कोई लाइफ राफ्ट गिरा सकते थे और बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन दोस्ती का तकाजा तो यही होता ना कि अगर आपका कोई मेहमान था तो मेहमान के लिए तो बंदा जान भी निछावर कर देता है। सर आपका बहुत शुक्रिया। जरा उन्होंने जी सर, अहमद साहब जरा कंक्लूड कर दीजिएगा कि इंडिया इस वक्त जो है वो कहाँ पे खड़ा है, और इंडिया सफारती महाज पर या अस्करी महाज के ऊपर कोई हजीमत का सामना करना पड़ेगा इस सारे सिनेरियो के बाद उसे? देखें, इंडिया की तो हजीमत मई 2025 के बाद से हर नया सूरज निकलता है, हर दिन का तो इंडिया को एक नई हजीमत उठानी पड़ती है पूरी दुनिया में। लेकिन बात यह है कि इंडिया इस वक्त दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हो चुकी है। एक वो कैंप है जिसके इंटरेस्ट में है कि दुनिया में मजीद जंगें हों, और एक वो कैंप है जो चाहता है कि स्टेबिलिटी और अमन है, ताकि उस मुल्क में भी अमन है और रीजन में भी अमन है। तो उस जो अलायंस इस वक्त दुनिया में जंगे चाहता है उसका नाम नेतन्याहू ने हेक्सागन अलायंस रखा है, और इंडिया उसके फर्स्ट मेंबर्स में से एक है। सो आपको वाजे हो जाना चाहिए कि इंडिया इस बदल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में, इंडियन गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस है, उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि खित्ते में और दुनिया में मजीद जंगें हों ताकि ये इक्तदार में रहें और अपने डिक्टेटोरियल रजीम को ये मजीद कंटिन्यू करें। तो इंडिया ओपनली इस वक्त जंगों का, जो वो फैक्शन जो जंगे चाहती है, जो केओस चाहती है, जो एनार्की चाहती है, वो उसके साथ खड़ी है। जो एंटी मुस्लिम अलायंस इसराइल ने बनाया था, इंडिया उसमें सबसे आगे है।